ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो गैस की कीमतों में आगे इजाफा होना जा रहा है और वो गैस की कीमतों में जो इजाफा है वो क्यों ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो सब्सिडी है वो जो हमारे अमीर तबका है, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको दी जा रही है, जो बिल्कुल भी उसका जवाब नहीं बनता। तो शहबाज, इस सिलसिले में क्या अभी तक कोई फैसला हतमी हुआ है या अभी ये प्रपोजल है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास इसलिए नहीं हो रहा, शायद मंडे को हो जाए, क्योंकि डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा पाकिस्तान में नहीं थी। पहले वो मोरक्को गई हुई थी IMF की मीटिंग में, फिर चाइना गई हुई है, तो आज शायद वो वापस आ जाएंगी। उसके बाद फिर पहले तो उन्होंने वर्चुअली कोशिश की थी इजलास करके इसको बगैर फिजिकल मीटिंग के, तो वर्चुअली सबको इकट्ठा करके तो कर दें, पर वो फिर हुआ नहीं, उनके मतलब लोग कुछ अवेलेबल नहीं थे, तो ये पेंडिंग है डिसीजन। लाइकली इसको पुश कौन कर रहा है? आई नो कि कैबिनेट के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं केयर टेकर के अंदर के जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। देखिए, पुश तो इस वक्त आपको जनरल जिस तरह भी बात करेंगे, कीमतों को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आप 395 अरब का लॉस नहीं कर सकते, वो तो कीमतों की बात अलग होगी, लेकिन तो बड़ा क्लियर है कि एक्सपोर्टर्स को प्रोटेक्ट करने की जो बात हो रही है, एप्टमा की लॉबी है, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की, वो लॉबी अपना काम करती है। मैंने अभी आज एक रिपोर्ट पढ़ा, तो उसके ऊपर मैं अगले हफ्ते करूंगा, एक स्टोरी करेंगे, प्रोग्राम अगले में भी लेके जाएंगे कि किस तरीके से एक प्रपोजल का और SIFC के प्लेटफॉर्म से भी पुश करवाने की कोशिश की जा रही है, उस पर बाद में बात करेंगे। खैर देखिए, इसमें अब जो कैच है ना, जो हम बात कर रहे थे नाज़रीन, क्यों इनको गैस सब्सिडाइज देना जरूरी नहीं है। इस वक्त जो कैप्टिव पावर प्लांट की जो एफिशिएंसी कहा जाता है, क्योंकि ये तो हीट रेट टेस्ट पे नहीं करवाते ये लोग और इनके बड़े मसले हैं। मुझे एक कैप्टिव पावर प्लांट के ओनर ने कॉल की खबर के बाद, जब ट्रिब्यून में खबर छपी, उन्होंने खुद कहा कि आपका जो इसमें स्टांस है खबर के अंदर वो ठीक है। वो खुद जो शख्सियत है, वो खुद उनका कैप्टिव पावर प्लांट भी है, उनका एक इंडिपेंडेंट पावर प्लांट भी है, खुद एक्सपोर्टर भी है, सनतकार भी है। वो कह रहे हैं कि हमें ये गैस क्यों नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए कि जो एफिशिएंट जो इनकी एफिशिएंसी है वो 30 से 31% है कैप्टिव पावर प्लांट की। यही गैस अगर आप इनको काट कर जो गैस इनको दे रहे हैं, जो पहले ही पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, अगर आप किसी गैस बेस्ड पावर प्लांट को दे देंगे तो उसकी एफिशिएंसी होगी मोर देन 50%। सिर्फ रिसोर्स की एलोकेशन और गलत एलोकेशन में ही आप कितना नुकसान कर रहे हैं। एक कारखाना आपको 30% एफिशिएंसी दे रहा है और 50% दे रहा है। 50% को आप इसलिए नहीं दे रहे कि 30% की लॉबी है। तो ये नंबर 1 यहां पे हमें यहां क्यों ये जरूरी है। दूसरी चीज, कोई भी डोमेस्टिक कंज्यूमर, चाहे वो पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स मियां मोहम्मद मंशा या कोई और ही क्यों ना हो, वो क्यों किसी के लिए सब्सिडी दे। जब वो अपना टैक्स पूरा पे करता है, अपना बिजली का बिल, गैस का बिल, अपने तमाम जो उसकी ऑब्लिगेशंस है फाइनेंशियल मीट करता है, तो ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो वेलफेयर स्टेट का काम करे, वो रियासत का काम है। हुकूमत अगर नहीं दे सकती तो सब्सिडी बंद कर दें, किसी से लेके आप किसी दूसरे को क्रॉस सब्सिडाइज मत करें। तीसरी चीज इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप सब्सिडी देते हैं एक्सपोर्ट्स के ऊपर, चाहे गैस की सूरत में दे, इनपुट के ऊपर सब्सिडी वैसे ही इफेक्टिव नहीं है, तो वो सब्सिडी किसको जा रही होती है? जो चीज इन्होंने बना के बाहर बेचनी है, वो जो इंटरनेशनल बायर है, अमेरिका में बैठा हुआ है, यूरोप में बैठा हुआ है, गल्फ में बैठा हुआ है, चाइना में या कहीं पे भी बैठा हुआ है, उसको पाकिस्तान सब्सिडाइज कर रहा है इस गैस की सब्सिडी के थ्रू। चौथी चीज इसके अंदर, हम बेच क्या रहे हैं, ये हमारे एक्सपोर्टर्स बेच क्या रहे हैं? यान, धागा बेच रहे हैं। इनसे वो यान या रॉ मटेरियल लेके उसकी फिनिश गुड बना के वो आगे बेच रहे हैं, उनके जो सनतकार है उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं, इसको देखने की जरूरत है और इस पे एक रैशनल फैसला करें। ये क्योंकि आपके पास गैस खत्म हो रही है, हर साल डिप्लीशन 7 से 8% हो रही है कामरान। इसमें सिर्फ आप देखें ना, ये अगर तो तमाम सनतों की बात है तो कुछ समझ आती। सीमेंट मैन्युफैक्चरर जो है वो सनतकार है ना, वो भी सीमेंट के लिए रेट 4400 रुपया है पर MMBTU प्रपोज किया हुआ है, ठीक है, और इनके लिए जो है वो 2050 प्रपोज है। 4400 को कहां से बढ़ाकर कहां तक कर रहे हैं सीमेंट को? अभी 1500 उसका रेट है, 1500 से बढ़ाकर 4400 MMBTU पर MMBTU, और इसमें इंक्रीज है 193%। CNG कौन इस्तेमाल कर रहा है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज्यादातर इस्तेमाल हो रही है, टैक्सीज में खास तौर पर। CNG का रेट भी इन्होंने प्रपोज किया 4400। वो जो टैक्सी यूज करता है आम सारिफ, उसकी गैस 4400 कर दो, क्योंकि पाकिस्तान के रिचेस्ट एक्सपोर्टर्स को और इंडस्ट्रियलिस्ट को सब्सिडी चाहिए। आई थिंक इसके अंदर इंपॉर्टेंट यही है कि गैस की कीमतें बढ़ाना बिल्कुल नागुज़ीर है, लेकिन इसका इतलाक जो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब दूसरा एक और जो गैस सेक्टर की तो हमने बात कर ली, जो दूसरा हमारा क्रॉनिक मसला पावर सेक्टर, और उसके अंदर 2300 अरब रुपए का गर्दशी कर्जा है। और जो जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, इनिशियली उसका काम तो आपको पता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना था, लेकिन जाहिर है कि जब तक आपके डोमेस्टिक मामला ठीक नहीं होंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी। तो सुना है कि अब SIFC के अंदर भी कोई एक रिवाइज्ड
प्लान पेश किया गया है रिगार्डिंग हाउ टू एड्रेस जो गर्दिशी कर्जा है इन पावर सेक्टर, और मुझे तो समझ नहीं आती कि पता नहीं कितने प्लान हम इस हवाले से पेश कर चुके हैं, मतलब कई दफा हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसकी आउटकम पता नहीं अभी तक नजर नहीं आया। हर दफा कोई नया प्लान आ जाता है। SIFC की आपने बात की, SIFC अब ओरिजिनली तो इनका जो डोमेन था वो 5 एरियाज तक रिस्ट्रिक्टेड था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था, प्रमोशन थी, फैसिलिटेशन थी और बाकी सारी चीज़ें, और एग्रीकल्चर, उसमें सेक्टर्स मुख्तलिफ 5 थे। तो अब ये कुछ इनके मैं चीज़ें देख रहा था, उसमें अब इवन के SIFC के लेवल पे भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि जितना हम अपने आप को एक्सपैंड करें इतना शायद एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। जो पिछली एक मीटिंग हुई है उसके अंदर एक इंस्ट्रक्शंस पास ऑन हुई एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है SIFC की, वहाँ से कि कौन से एरियाज के जो रिलेटेड केसेस हैं वो SIFC में लेके आए। उन्होंने कहा जी वो नंबर 1 प्रायोरिटीज तो उनको आप दीजिए जो कि पहले SIFC के डिसीजंस हैं और उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन स्टेटस लेके आइए। दूसरा, जहाँ पे जो मामला हैं वो वाकई उसकी कोई वजह बनती है, फैसिलिटेशन का कोई मैटर है, कोई और चीज़ है, और तीसरा ऐसी चीज़ें जहाँ पे पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट आप लेके आ सकते हो। उन्होंने कहा जी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें। हमने बड़ा डिटेल्ड एक प्रोग्राम किया था SIFC के हवाले से कि आप हाउसिंग सोसाइटी की गैस की स्कीम में, इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पानी फराहम करने की स्कीम, इस किस्म की चीज़ें भी SIFC के लेवल के ऊपर डिस्कस हो रही है। बहरहाल ये जो प्लान है पावर सेक्टर का, ये लॉन्ग टर्म इसका व्यू लिया है SIFC ने कि इस साल का तो प्लान ये ना कि जो सर्कुलर डेट है पावर सेक्टर का 2310 अरब रुपए, इसको यहीं पे रिस्ट्रिक्ट रखना है। तो उसको रिस्ट्रिक्शन रखने के लिए उसके लिए 976 अरब रुपए बजट में सब्सिडी इन्होंने साल रखी हुई है। अच्छा। तो वो तो मेरी फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि हम उसको ऑनर करेंगे जो हमने कमिटमेंट दी, क्योंकि IMF के साथ भी आपकी कमिटमेंट, और इसका रिव्यू नेक्स्ट मंथ जब अगर टॉक्स होती हैं तो उसमें वो इसका रिव्यू भी करेंगे इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस का। अभी इन्होंने अब जो प्लान, अभी ये बड़ा एक इनिशियल है, इनिशियल एक प्रेजेंटेशन हुई थी लास्ट मंथ टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसमें वो प्लान पेश हुआ, वो अप्रूव नहीं हुआ, वो उन्होंने रेफर कर दिया फाइनेंस को। फाइनेंस ने इसके ऊपर एक मीटिंग ली है और अब फिर दोबारा उसके ऊपर फर्दर मीटिंग ली, फिर ये SIFC के फोरम पे जाएगा। इनिशियल जो चीज़ें कामरान सामने आई है, इसमें उनकी ख्वाहिश है कि ये जो सर्कुलर डेट खड़ा हुआ हो इसमें ज़्यादातर चीज़ें आप करें थ्रू बजट की जो सब्सिडी हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पावर होल्डिंग लिमिटेड है, ये भी एक इंटरेस्टिंग केस है, यूनिक है पाकिस्तान के केस में, कि कमर्शियल बैंक से कर्जा लिया, उस कर्ज को आपने इस्तेमाल किया जो बिजली बनाने वाला कारखाना उसकी अदायगी करने के लिए, तो चूंकि उसकी अदायगी तो कर दी, वो पैसा आपने फिर एक कंपनी में पार्क कर दिया और उसके ऊपर जो सूद है बैंकों को वो आप सारिफ से लेके दे रहे हैं, उसके ऊपर 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट डेट सरचार्ज लगा हुआ है। तो वो जो अमाउंट उसके अंदर पड़ी वो 765 अरब रुपया है राइट नाउ। 2020 में पिछली हुकूमत ने यह फैसला किया था कि इसको पब्लिक डेट का हिस्सा बना दिया जाए, बट वो था 565 अरब। अब इसमें 200 अरब रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है। उस वक्त ये तय पाया था ये 200 अरब रुपया ये अपने रिसोर्सेज से ये पे करेगी पावर डिवीजन। अब वो कह रहे हैं फाइनेंस को कि ये 200 अरब रुपया भी पब्लिक डेट का हिस्सा बनाए। इसके ऊपर जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें शमशाद अख्तर साहिबा ने उस वक्त तो रिफ्यूज किया था कि फर्दर फिस्कलाइजेशन ऑफ द लॉसेज हम नहीं कर सकते, अब अपनी रिकवरी को इंप्रूव करें। दूसरा, वो इवन के डेट सरचार्ज भी लगा हुआ है। इसके अलावा भी कुछ 237 अरब रुपए की ये कह रहे हैं कि IPPs का जो डेट है, जो उनको लेट पेमेंट करते हैं IPPs को, उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट इनको देना पड़ता है। वो 3 साल का इनका एस्टिमेट है कोई 237 अरब रुपए का, ये भी बजट से सब्सिडीज दी जाए। 1-2 चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, अगर ये कर लेते हैं 346 अरब का डेट तो खड़ा हुआ है के इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट। ये कह रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक से जो एग्रीमेंट्स है, पावर परचेज एग्रीमेंट है, पावर सेल एग्रीमेंट और बाकी जो इनके एग्रीमेंट्स है, उसको रिवाइज कर लिया जाए एज पर द न्यू रिक्वायरमेंट्स। ग्राउंड रियलिटीज भी काफी चेंज हुई हैं, तो ये सेटलमेंट वहां से कर लें, बट वो अभी तक हो नहीं पा रहा क्योंकि उसमें भी नाज़रीन काफी इश्यूज हैं। बहरहाल ये एक प्लान तो इन्होंने एक बनाया है। एक और भी प्लान था इनका जो एंटी थेफ्ट कैंपेन चली थी, उसमें अभी इनिशियल जो उसके रिजल्ट्स हैं, मेरी कुछ बात हुई थी पावर डिवीजन के ऑफिशियल से, वो दे आर वेरी होपफुल कि हम उसमें प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। और प्रोग्रेस उनकी ये है कि अभी तक उन्होंने डायरेक्ट हमने इसके सेविंग्स किया, कुछ 14 अरब रुपए की जो चोरी है वो इन्होंने पहले 20 दिन के अंदर 10 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक उसमें रिकवरी हुई है इनकी, और अनदर कोई 12 अरब रुपए की ये बेनिफिट्स बता रहे हैं, इनडायरेक्ट बेनिफिट इन शेप ऑफ कि आपकी जो बिलों की रिकवरी है वो इंप्रूव हुई है और दूसरे जो एरियाज थे वो रिकवर किए हैं। तो ये प्लान इनका किस हद तक कामयाब होता है या नहीं होता, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। ये जो गैस सेक्टर का इशू है, मेरा ख्याल इसको एक और होलिस्टिक रिव्यू देने की जरूरत है बिफोर इट गोज टू द ECC। अब मजीद ना कौम बर्दाश्त कर सकती है सब्सिडीज और ना ही अवाम इन सब्सिडीज को बर्दाश्त कर सकते हैं। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाक चीन ताल्लुकात की। स्टे विद अस।
आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। विंटर का आगाज़ हो चुका है और आपको पता है कि मौसम सरमा में एक चीज़ जिसकी शिद्दत से हमें कमी महसूस होती है वो है गैस की फराहमी, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इवन विंटर आने से पहले ही गैस की लोड शेडिंग जो जारी है, मखसूस औकात में ही सिर्फ जो डोमेस्टिक यूज़र्स हैं और अदरवाइज़ उनको गैस की फराहमी की जाती है। एक तरफ गैस की शॉर्टेज है और दूसरा जिस तरह हमारे पावर सेक्टर का हाल है कि वहाँ पर मिसमैनेजमेंट की वजह से साल साल से जो गर्दिशी कर्जा बढ़ रहा है और फिर उसको कम करने के लिए हुकूमत क्या करती हैं या सक्सेसिव गवर्नमेंट्स क्या करती रही हैं कि वो बिजली की कीमतें बढ़ाती रहती हैं। और अब गैस की कीमतों में पहले ही बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है और एक दफ़ा फिर जो हुकूमत है वो गैस की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। और शहबाज अगेन जिस तरह पावर सेक्टर की बात करें, बाकी तो डिटेल्स अपनी जगह पे, ये जो गैस की कीमतों में भी अब ज़ाहिर है कि IMF का भी मुतालबा है, क्योंकि इसमें भी अगर पावर सेक्टर के अंदर 2.3 ट्रिलियन यानी कि 2300 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा है, तो गैस सेक्टर के अंदर भी 2100 अरब रुपए का जो गर्दिशी कर्जा जो है वो इकट्ठा हो चुका है। तो लाइक पावर सेक्टर के अंदर इसका मतलब है कि यहाँ पे भी आवाम पे बोझ डाला जाएगा। जो हमारी हुकूमतें हैं, हमारी अथॉरिटीज़ हैं, वो कोई ब्लेम नहीं लेंगी कि उनकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। देखिए कामरान, एट द आउटसेट एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि गैस की कीमतों में जो इजाफा है वो इंतहाई ज़रूरी है इस वक्त। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लंबे अरसे के लिए कोई भी जो चीज़ है वो सस्ते दामों आप बेचते रहे। इवन कि अभी भी जो इजाफा होने जा रहा है, अगर इसको इक्तिसादी राब्ता कमेटी अप्रूव कर देती तो फिर भी 57% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसको सब्सिडाइज गैस मिलेगी। ये लंबे अरसे चल नहीं सकता। इसके 2-3 नुकसानात होते हैं। एक तो ये कि सबसे बड़ा आपका जो एक सर्कुलर डेट जिसकी आपने बात की वो तो है ही है, वो ओवरऑल आपकी जो फिस्कल पोजीशन होती है कंट्री की उसको अंडरमाइन करता है। उसके साथ ही वो जो कंपनीज बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं उन कंपनियों की बैंक्रप्सी के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। फिर एक आपका इंतहाई अहम जो नेचुरल रिसोर्स है वो जाया होता है। ये सारे फैक्टर्स हैं। इसकी वजह से गैस की कीमतों में इजाफे की तो बिल्कुल हम फेवर करेंगे, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स हमें यही बता रही है इस सूरत हाल में। अच्छा, इसमें अगर मैं ऐड ऑन करूं और आप क्लैरिफाई भी कर दें, तो आप बिल्कुल ये कह रहे हैं कि गैस की कीमतों में इजाफा जो है वो इनेविटेबल है और उसकी वजह ये है कि हुकूमत महंगे दामों जो गैस हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं और सस्ते दामों बेच रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत अपनी जेब से गैस की कीमत अदा करती रहे। मैं राइट? दोनों फैक्टर्स हैं। इवन की जो आपकी लोकल गैस भी है वो भी आप सस्ती बेच रहे हैं, सबको तो नहीं, कुछ तो अपनी उसकी एक्चुअल प्राइस से भी ज्यादा दे रहे हैं, वो भी डिटेल शेयर करते हैं। बहरहाल इसकी बॉटम लाइन ये, जैसे आपने शुरू में कहा, इस वक्त सिर्फ गैस और पावर सेक्टर, इन दोनों सेक्टर्स के जो मिला के इन दो सर्कुलर डेट है वो 4400 अरब रुपए से भी ज्यादा ऑलरेडी हो चुका है। और ये 50% हमारा रेवेन्यू है सालाना, और साल का आपका 50% से भी जो पिछले साल की कलेक्शन थी वो 7200 अरब रुपए आती। तो इनका 4400 अरब रुपए का तो सर्कुलर डेट खड़ा हुआ है, उसको सेटल कैसे करना है उसके ऊपर एक हमेशा सवालिया निशान रहता है। कभी ये कीमतों में इजाफा करते हैं, कभी बजट में सब्सिडीज दे जाते हैं। इवन के लास्ट टाइम जब हुआ था तो बजट की जो सब्सिडीज थी वो IMF ने डायरेक्टली अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा इतना आप रेवेन्यू का हदफ इजाफा कर दें, उसमें इजाफा करके फिर आप सब्सिडी इजाफी देंगे पावर सेक्टर को। तो सिचुएशन काफी ग्रेव है इस वक्त। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि गैस सेक्टर में सिर्फ ये नंबर्स पुराने हैं, ये अपडेटेड नंबर अभी भी नहीं ये समरी में कोट करे, 2100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट बताया जा रहा है। और अगर हुकूमत गैस की कीमतों में इजाफा नहीं करती 1 अक्टूबर से, जो इन्होंने कमिटमेंट भी एक दी हुई IMF को, बाइंडिंग नहीं है बट हम अंडरस्टैंडिंग हमारी IMF के साथ है, तो इसमें मजीद 395 अरब रुपए का इजाफा इस माली साल के अंदर होगा। इसका नुकसान क्या हो रहा है? अब दो जो कंपनीज हैं, एक सुई नदर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड जो KP और पंजाब को और इस्लामाबाद को गैस फराहम करती है, और दूसरी सुई सदरन जो बलूचिस्तान और सिंध को गैस फराहम करती है, उनके नुकसानात अब बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ तकरीबन 9 से 10 साल में जितनी भी हुकूमतें आई, या तो उन्होंने गैस की कीमतों में इजाफा किया नहीं, अगर किया तो रिक्वायरमेंट से कम किया। उसका नुकसान ये हुआ कि अब इन दोनों कंपनीज का जो इनकी रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो कोई 878 अरब रुपया हो चुका है। इस 878 अरब रुपए में से सिर्फ 450 अरब रुपया तो सुई सदर्न गैस कंपनी का है और दूसरी कंपनी का कोई 332 अरब रुपया है। तो ये सारा बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड के अंदर अब गैस की कीमतों में जो इजाफे की है वो बात हो रही है। बट जो चीज हम हाईलाइट आज करना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान का वो अमीर तरीन तबका जिसको सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, वो फिर सब्सिडी लेके जा रहा है। इसके बावजूद कि उनकी गैस की कीमतों में भी इजाफा होगा, लेकिन
अभी भी उनकी कीमतों में इतना इजाफा नहीं होगा जितनी कि उसकी गैस की कीमत है। तो उसकी सब्सिडी कौन देगा? पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, जिसकी गैस की जो कंजम्पशन है वो कोई 1.5 मालिक्यूल पर मंथ उससे ज्यादा है, और वो आपका जो सीमेंट का कारखाना है वो सब्सिडी देगा। और सीमेंट के कारखाना अपनी जेब से नहीं देगा, आप जो और हम लोग जो सीमेंट खरीदेंगे उसकी प्राइस में वो बिल्ड होगी। कमर्शियल जो यूजर है गैस का वो पे करेगा। तो इन लोगों के लिए हम पे करने जा रहे हैं। कामरान, इसके अंदर अब अगर सिर्फ हम अब नंबर्स के ऊपर अगर आ जाएं कि ये कितनी कीमत किसके लिए इजाफा करने जा रहे हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स है वो अभी भी अगर ओवरऑल अगर आप नंबर ले लेना, ऑन एन एवरेज कोई अगर आपकी प्राइस 1291 रुपया पर MMBTU है तो आप नुकसान में नहीं है। अभी भी ये जो इस वक्त जो एग्जिस्टिंग रेट्स हैं गैस के, जो डोमेस्टिक प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है गैस का, वो बकौल इसके पेट्रोलियम डिवीजन के 57% ऑफ द टोटल कंज्यूमर्स बनते हैं। वो अभी भी गैस लेंगे 250 रुपए पर MMBTU। तो उनका बिल जो गैस की प्राइस है वो अनचेंज रहेगी इस रिवीजन के बाद भी, लेकिन जो उनका फिक्स अभी चार्ज था 10 रुपया उनसे लेते थे, उसको बढ़ाकर ये को कर रहे हैं 400 रुपए। तो फिक्स चार्ज में इजाफा मतलब कि उसका फिर भी 600 से 700 रुपया से ज्यादा उसका बिल मंथली नहीं होगा। इसके मुकाबले में देखिए जहां पे गैस नहीं है, क्योंकि एक बात ध्यान में रहे, जो पाइप्ड गैस है पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 30% कंज्यूमर्स को मिलती है, और बाकी 70% LPG या दूसरी अपनी जो इंपोर्टेड LNG है उससे अपनी नीड्स पूरी करता है। और वो तो काफी प्राइस उसकी एक्सपेंसिव है। LPG की प्राइस आपको पता, एक सिलेंडर इतने का नहीं आता जितने की इनकी जो कंजम्पशन, इनका मंथली बिल होगा। तो अभी भी ये सब्सिडाइज्ड है। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई अब एक जो सिगरेट की डिबिया है वो भी मेरे ख्याल 550 रुपए की एक है। तो अभी भी हम गैस एक सिगरेट की डिब्बी से सस्ती बेच रहे हैं पाकिस्तान में, जो कि नहीं होना चाहिए। अब सब तमाम जो स्मोकिंग लोग करते हैं वो उसकी प्राइस तो पे करने को तैयार है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं जो नॉन प्रोटेक्टेड डोमेस्टिक कंज्यूमर है। इसके अंदर भी अगर कंजम्पशन आपकी लेस देन 1 मालिक्यूल है, उसके लिए प्राइस में इंक्रीज ये कर रहे हैं कुछ 100% तक। अगर एग्जिस्टिंग प्राइस 200 रुपए है तो उसको 300 कर रहे हैं, 300 वाले को 600 कर रहे हैं, 400 वाले को बढ़ाकर ये कर रहे हैं 1000। अगर उसकी कंजम्पशन आपकी 1 मालिक्यूल की हो जाती है और ये कोई 150% इजाफा बनता है, फिर भी ये 1000 रुपए का भी है तो एवरेज प्राइस जो है उससे थोड़ा सा कम, इसका यहाँ पे भी सब्सिडी है। बट याद रहे ये सब्सिडी हुकूमत नहीं दे रही गैस की, ये कंज्यूमर्स को ही चार्ज किया जा रहा है, जैसे हम पहले कह रहे हैं। इसकी जो आगे वाली कैटेगरी है उसका जो रेट था 1.5 मालिक्यूल वाले का 600 से बढ़ा के 1200 कर रहे हैं, यहाँ पे भी 100% इजाफा है, 800 को 1600 कर रहे हैं। ये इसके आगे जो हायर 3 ब्रैकेट्स हैं जिनकी कंजम्पशन रिलेटिवली ज्यादा है, ये इनकी 2 से इनकी कंजम्पशन है इसमें 3 मालिक्यूल से लेके उससे ऊपर जितनी भी होगी, जिसका भी रेट अगर 1100 है उसको बढ़ाकर 3000 रुपया पर MMBTU किया जा रहा है, जिसमें 172% मैक्सिमम इंक्रीज यहाँ पे है। याद रहे ये प्राइस जो है ये अब आपको LPG की प्राइस के आसपास मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप डोमेस्टिक कंज्यूमर तमाम जो है वो सब्सिडाइज गैस लेंगे। उससे ऊपर वाली कैटेगरी के लिए 3500 रुपया कर रहे हैं, और सबसे जो हायर स्लैब है डोमेस्टिक उसके लिए 4000 रुपया कर रहे हैं। अब ये जो कैच है ना 3500 4000, इस वक्त जो इंपोर्टेड LNG पाकिस्तान में आ रही है उसका रेट है कुछ $12.5 पर MMBTU या 3600 रुपया। तो ये 3600 रुपए तो इंपोर्टेड गैस की प्राइस है, और डोमेस्टिक को आप दे रहे हैं 3000 3500 4000 रुपया। तो ये जो इजाफी पैसा ये किधर जा रहा है? अब ये पैसा किधर जाएगा? एक्सपोर्टर्स को और इंडस्ट्रियलिस्ट को। इनके अगर कामरान अगर सिर्फ रेट का कंपैरिजन कर लें, कौन से एक्सपोर्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो गैस लेते हैं? एक कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं। कैप्टिव पावर प्लांट्स वो हैं जो कि किसी की कोई सनत है, अपने उसका कारखाना है, उसके अंदर उन्होंने अपनी जनरेशन कैपेसिटी उन्होंने बिल्ड की हुई है, उनके ओन हाउस इन हाउस उनके जो है पावर प्लांट्स है, उसकी जो गैस आती है वो आती है हुकूमत से, सब्सिडाइज गैस। SNGPL SSGCL उनको प्रोवाइड करते हैं, और फिर अगर कंजम्पशन उनकी लेट से 100 मेगावाट की और प्रोडक्शन उन्होंने कैप्टिव पावर से कर लिए 200 मेगावाट की, तो जो ऊपर वाला 100 मेगावाट हुकूमत को वापस भेज देते हैं। सस्ती गैस हुकूमत से लेके उससे बिजली सस्ती बनाई, इस्तेमाल की, और जो इजाफी बिजली हुकूमत को महंगे दामों बेच दी। तो ये एक जाल जो लीड कैप्चर पाकिस्तान के अंदर है, जिसको मैं हमेशा कहता हूं, वो यहाँ पे आपको नजर आता है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज अगर आपको बताऊं, आपको पता है कि वर्ल्ड रिनाउंड जो स्कॉलर हैं नोम चॉम्स्की, क्योंकि आगे चल के हम बात भी करेंगे इसराइल और फलस्तीन में, जो उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा ना कि जो फ़लस्तीनियों के क्यों राइट्स नहीं है, उन्होंने कहा कि इस दुनिया में जो ताकतवर तबका होता है ना, ह्यूमन राइट्स उसके होते हैं। इवन अमेरिका के अंदर वो कहते हैं अगर कोई गरीब यहाँ पर शख्स है, वो बच्चा है, उसके वो राइट्स नहीं है जो अमेरिका में एलीट के हैं। और इवन अमेरिका जैसा जो दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत है,
वहां पे भी नोम चॉम्स्की कहते हैं कि वहां पे भी एलीट कैप्चर है, कि जब वो कौमी मफाद की बात करते हैं वहां पे कौम का मफाद नहीं होता, जो एलीट का मफाद देखा जाता है। और अगर अमेरिका जैसे मुल्क में, जो दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत है, वहां पर भी कहें आपके एक एलीट कैप्चर है, तो पाकिस्तान में तो जमहूरियत सिर्फ नाम की है। तो आप इमेजिन करें, मुझे तो वही सूरत हाल लग रही है कि जो ताकतवर है वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, जो बेचारा आम आदमी है जिसकी कोई कहीं सुनवाई नहीं है वो सफ़र करता है एट द एंड ऑफ द डे। ये एग्जैक्टली यही पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ना। इन एक्सपोर्टर्स को पिछले 30 से 35 साल में सब्सिडीज दे के इनको पाला जा रहा है। इनको सस्ता कर्जा, इनको सस्ती बिजली, इनको सस्ती गैस, इनके ऊपर ऑलमोस्ट नो टैक्स। इस सारी फैसिलिटीज के बावजूद पाकिस्तान आउटकम क्या है, कितनी एक्सपोर्ट्स पड़ी है हमारी? मतलब इसकी मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी इनको चैलेंज थ्रो किया था कि मुझे वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बता दें, फिर हम इनको, मैं खुद इनको सपोर्ट करूंगा कि इनको सब्सिडीज। अब ये कर क्या रहे हैं नाज़रीन? क्योंकि ये जो चीज़ आप कह रहे हैं कि लोगों को पता चले कि ट्रेड ऑफ ये है, क्योंकि हमें डॉलर्स की ज़रूरत होती है, और अगर गवर्नमेंट एक सस्ती गैस या बिजली दे करके इन एक्सपोर्टर्स को उसकी बदले पाकिस्तान के पास डॉलर्स आते हैं, तो वो जो फैक्टर है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सस्ती बिजली गैस लेकर के जो हमें उधर से फायदा होना चाहिए वो हो नहीं रहा। वो हो नहीं सकता ना, क्योंकि आपके इनबिल्ट इसमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं। इसमें थोड़े से 2 नंबर्स बता के फिर ब्रेक पे चलते हैं। इस वक्त जो गैस है कैप्टिव पावर प्लांट्स की, अगर एक्सपोर्टर है तो उसका रेट है 1100 रुपया, और जो प्रपोजल है ईसीसी में जाएगा उसको बढ़ाने का इनका प्रपोजल 1100 से बढ़ाकर 2050 रुपया कर दिया जाए। कोई 86% इंक्रीज बनता है, बड़ी बात है। 86% इंक्रीज कर रहे हैं, क्या ये काफी है? ये काफी नहीं है। इसी समरी के अंदर लिखा हुआ है जो इंपोर्टेड एलएनजी है उसकी प्राइस इस वक्त है 3650 रुपए, और इनको बढ़ाने के बाद भी 2050 रुपए मिलेगी। तो मतलब ये हुआ कि एवरी मॉलिक्यूल ये जो यूज करेंगे उसके ऊपर इनको 1600 रुपया या 44% सब्सिडी मिलेगी। और इसी तरह जो दूसरी कैटेगरी है जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, डोमेस्टिक वो गैस बेच रहा है, उसके लिए क्या रेट है? उसका जो अभी रेट है 1200 रुपया, और उसको बढ़ाकर बात करना चाह रहे हैं ये 2600 रुपया। यहां पे भी जो इंक्रीज है कोई एक 1400 रुपए का और 116% का। फिर भी इनको जो सब्सिडी है कोई 1050 रुपए फी MMBTU मिलेगी, और ये कोई 29% सब्सिडी बनती है। तो कॉस्ट जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, इनको क्यों नहीं दी जानी चाहिए? इसके ऊपर ब्रेक के बाद बात करेंगे। लेकिन जो वजारत खजाना ने इसके ऊपर अपना व्यू दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कह रहे हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी का एक इजलास हुआ था 21 जनवरी 2021 को, जिसमें यह फैसला हुआ था कि रेट्स तो छोड़ दीजिए, आप इनको कैप्टिव पावर प्लांट्स की गैस बंद करें। उस फैसले की खिलाफ वर्जी में आज तक इनको गैस भी दी जा रही है और सस्ती और सब्सिडाइज गैस दी जा रही है। दूसरा इसके साथ ये कि IMF को पाकिस्तान ने कमिटमेंट दी हुई है कि जो प्राइस सेटिंग के जरिए जो पावर प्लांट्स की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाएगा। ये बड़ा ही क्रिटिकल पॉइंट है कि एक साइड पे आप इनएफिशिएंट कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस दे रहे हैं, और वो जो गैस अगर आप बिजली के कारखाना जो बनाने वाला है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर उसको देते तो क्या फायदा होता है? इसके ऊपर हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। कल पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की जो BRI का फोरम है, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फोरम है, उसकी साइड लाइन के ऊपर चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई। ये मुलाकात ऑब्वियसली एक सिग्निफिकेंट है इस एतबार से कि जब भी क्योंकि चीन अब दुनिया की उभरती हुई ताकत है, और चीन के सदर से मुलाकात यकीनी तौर पर मौका फराहम करती है पाकिस्तान के जो लीडर हैं उनको भी कि वो अपना पर्सपेक्टिव जो है उनके सामने रख सकें। अब इसमें इस मुलाकात के बाद जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस दी जो आई थिंक बड़ी टेलिंग है, जिसमें एक उन्होंने बात की कि पाकिस्तान और चीन का जो रिलेशनशिप है दैट इज़ मेड इन हेवन। मतलब आमतौर पर तो हम जो शादीशुदा जोड़े हैं उनके बारे में बात करते हैं, बट यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को लेकर के कहा कि दोनों के ताल्लुकात इस नौइयत के हैं। और दूसरा उन्होंने बात की कि पाकिस्तान चीन के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है, और कोई भी मुल्क पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं उसमें रुकावट नहीं बन सकता। तो शहबाज ये काफ़ी आई थिंक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, और क्योंकि आपको पता है कि चीन बड़ा खटकता है वेस्ट को भी, और पाकिस्तान के अंदर भी जब भी आप वेस्टर्न डिप्लोमेट से मिलते हैं तो वो बहुत क्यूरियस होते हैं कि पाकिस्तान का चीन के साथ क्या मामला चल रहे हैं, CPEC पे क्या हो रहा है।
और अगर रशिया के साथ भी कोई मूवमेंट हो उस पर भी वो बड़ा कीन होते हैं। और डोंट फॉरगेट के इससे पहले उनकी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर की। वैसे कामरान, तो ये जो दोनों मुलाकातें हैं, मतलब इकोनॉमिक चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर। जो मेरी भी पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा के ज़राए हैं वो बड़ा वाज़ेह है कि इर्रिस्पेक्टिव कि हम अमेरिका के साथ, मगरब के साथ भी ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देते हैं, उनको भी प्रमोट करना चाहते हैं, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ एटलीस्ट चाइना पर्टिकुलरली। और रशिया के साथ भी हमारी जो एक कोशिश है ताल्लुकात को बेहतर करने की वो जारी है। और ये दोनों मुलाकातें जो हैं दैट रिफ्लेक्ट दैट पर्टिकुलर अप्रोच जो पाकिस्तान की है। कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ब्लाइंड ट्रस्ट की टर्म मैंने तो ना पढ़ी है कभी, क्योंकि मैंने भी कोई थोड़ा बहुत पढ़ा इंटरनेशनल रिलेशंस को, और ना ही मेरा ख्याल इस तरह कॉमनली हमने तो ये इस तरह की टर्म आयरन ब्रदर स्वीटर, चले आयरन ब्रदर्स की तो फिर मतलब समझ आती है कि चीन के सिग्निफाई करती है चीज, और आपके स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की जो डेप्थ है तो उसमें ये टर्म यूज तो कोई उसकी जस्टिफिकेशन बनती है। बट कोई भी रियासत किसी दूसरी रियासत के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकती। दिस इज अगेंस्ट द डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। आप हर जो बुनियादी आपका पॉइंट होता है ना दो रियासतों के दरमियान नेगोशिएशंस का, ताल्लुकात का, आपका जो मिनिमम एक म्यूचुअल कॉमन इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर होता है। दैट इज द बेसिक। ऑफ कोर्स कॉमन इंटरेस्ट तो दोनों मुल्कों का है कि और है तो हमारे ताल्लुकात इसलिए अच्छे हैं ना। बट ये लेकिन आई थिंक जो ब्लाइंड ट्रस्ट की बात है, ऑब्वियसली इससे पहले भी शायद प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये तनकीद हुई थी जब वो UN के सेशन में गए थे, तो वहां पर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान चीन के लिए ऐसा ही है जैसे इसराइल अमेरिका के लिए। उन्होंने वो भी वहाँ पे स्टेटमेंट दिया था कि इतनी चीन की जो नज़र में पाकिस्तान की इतनी इंपॉर्टेंस है। और चीन के सदर ने भी अपने जो बयान में ये बात कही कि जो चीन की फॉरेन पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान जो है एक अहम किरदार अदा करता है और उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो शायद आई थिंक इस तरह की जो फ्लावरी लैंग्वेज है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल करके चीन के सदर को खुश करना चाहते हैं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि कोई भी जो ताल्लुकात है दोनों मुल्कों के दरमियान, उसका रियल टेस्ट होता है कि आप जितना मर्जी आपके दरमियान ट्रस्ट हो, और कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का जो ट्रस्ट लेवल है वो चीन के साथ जितना है वो अमेरिका के साथ, हालांकि अमेरिका के हम आफ्टर पार्टीशन इंडिपेंडेंट हम उनके एलाय रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ कभी भी हमारा उस तरह का ट्रस्ट लेवल नहीं रहा। चीन के साथ डेफिनेटली हमारा वो ट्रस्ट लेवल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखें इसी वजह से ओवर द ईयर्स पहले हम डिपेंडेंट होते थे अमेरिका के ऊपर, जब आप डिफेंस टाइज की बात करें, अब हम डिपेंडेंट हो गए टोटली चीन के ऊपर। और अमेरिका की जहां तक बात है, बेशक हम उनसे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते भी रहे, लेकिन शायद उनके साथ इतने ओपन अप नहीं थे जितना हम चीन के साथ हैं। चीन के साथ हम जॉइंट कोऑपरेशन, JF-17 थंडर, बाकी जो इस तरह के सेंसिटिव इक्विपमेंट है रिलेशंस वो उनके साथ मिलकर बना रहे हैं। वो बहुत कुछ वो तो उसमें मतलब डिफेंस, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है दोनों की, दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। और पाकिस्तान के ऊपर जो इतनी सख्तियां भी समटाइम्स आती हैं ग्लोबल वेस्ट की तरफ से, वो इसी वजह से आती हैं, इंक्लूडिंग IMF प्रोग्राम, इंक्लूडिंग सम वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स, कि हम चीन के बहुत करीब हैं और चीन से हमें पीछे करना चाहते हैं। उसको तो हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन मेरे लिए जो इनकी प्रेस स्टेटमेंट आई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, उसके अंदर एक जो इन्होंने एम्फेसाइज किया कि द लीडर्स एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी पेस ऑफ CPEC एंड टू मेक इट कॉरिडोर ऑफ ग्रोथ, लाइवलीहुड, इनोवेशन, ओपननेस एंड ग्रीन डेवलपमेंट। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि आप जब कोई इनिशिएटिव, अल्फाज आप जो भी चुनाव कर लें वो आपकी मर्जी है, लीडर्स करते हैं, आपने सही फरमाया है, बट जो आपके स्ट्रेटेजिक नेचर के प्रोजेक्ट्स होते हैं आप उनको आगे लेकर चलते हैं। और ये इनकी जो अभी पिछले दिनों आए हुए थे चाइना के वाइस प्राइम मिनिस्टर, जो इनकी डेकेड जो फर्स्ट 10 साल इनकी तकरीबात थी, उसके अंदर उन्होंने 5 एरियाज फर्दर कोऑपरेशन की CPEC उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, और हुकूमत खुद उन चीज़ों को अपने डॉक्यूमेंट्स में एक्नॉलेज कर रही है। देखने वाली बात है क्या आपने इनके ऊपर कोऑपरेट किया, डीपन किया। वो कौन से 5 एरियाज थे, खुद इनके अपनी दस्तावेजात के अंदर है। ग्रोथ कॉरिडोर होगा, पीपल्स लाइवलीहुड कॉरिडोर होगा, इनोवेशन कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर, ओपन अप ऑफ कॉरिडोर्स। तो ये इसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है? आई एम मोर इंटरेस्टेड। देखें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं कि आई थिंक चीन जो है वो इस एतबार से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का ट्रस्ट वर्दी पार्टनर है कि चीन पाकिस्तान को तरक्की करता देखना चाहता है, क्योंकि एक मजबूत जो पाकिस्तान है वो चीन के लिए जो उसके स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो बहुत ज़रूरी है। और हम अगर चीन की जो ग्रोथ है, फिनोमिनल इकोनॉमिक और अदरवाइज, उससे अगर फ़ायदा नहीं उठा सकते तो ये हमारा ही आई थिंक इस हवाले से कसूर है। तो मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जितनी आप अच्छे अल्फाज
दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और रिलेशनशिप को दें। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑन ग्राउंड हम उसको कितना इन रियलिटी ट्रांसलेट करते हैं। CPEC में देखा है हमने कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई है, लेकिन पोटेंशियल अभी भी बहुत ज़्यादा है। इससे हम चीन से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे मशरक़ वुस्ता के अंदर जो हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 14वां रोज़ है जो इसराइली फोर्सेस हैं उनकी बमबारी जारी है गज़ा स्ट्रिप के ऊपर, और अब तक जो इसराइल की इस बमबारी में कम से कम 3,800 फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, और इसमें 1/3 जो तादाद है वो बच्चों की है, यानी कि 1,000 से भी ज़ायद जो बच्चे हैं इस में शहीद हुए हैं। और 2 रोज़ पहले भी हमने देखा कि गज़ा का जो एक हॉस्पिटल है सबसे बड़ा, वहाँ पर इसराइल ने बमबारी की और उसके नतीजे में 500 से ज़ायद अफराद वहाँ पर शहीद हुए। जो मनाजिर हैं वो आप देख नहीं सकते, लेकिन जो इसराइल है उसने कम्प्लीटली डिनाई किया कि उन्होंने ये कार्रवाई की है, और उन्होंने डाल दिया ये सारा मुद्दा जो इस्लामिक जिहाद ग्रुप है वहाँ पर फ़लस्तीन में, कि उन्होंने जो रॉकेट फायर किए थे इसराइल के ऊपर वो मिस फायर हुए और हॉस्पिटल के ऊपर जाके गिरे, और उनके इस पर्सपेक्टिव को इंडोर्स किया जो US के सदर बाइडन वो इसराइल के दौरे पर थे, कि उनकी भी इत्तला यही है कि ये जो गज़ा हॉस्पिटल पर जो एक्सप्लोजन हुआ है उसकी वजह इसराइल नहीं बल्कि इस्लामिक जिहाद है। लेकिन शहबाज, इसराइल कैसे प्रोपेगेंडा करता है, जो लोग ऑन ग्राउंड हैं वो तो दे आर एब्सोल्युटली श्योर कि वो हैं ही इजरायली स्ट्राइक्स। जो आई विटनेसेस हैं वहाँ पर जो ग्राउंड पे लोग रिपोर्ट कर रहे थे, इवन जो वेस्टर्न मीडिया है, जब इसराइल ने डिनाई किया, अब इसराइल का इतना ज़्यादा उनके ऊपर कंट्रोल है कि उन्होंने फ़ौरन से अपनी टोन भी बदल दी और इसराइल के नैरेटिव को सपोर्ट करने लगे। बट इवन देन शायद इसको डिनाई करना इतना आसान नहीं था कि वो ये बात कह रहे थे कि ठीक है इसराइल डिनाई तो कर रहा है, लेकिन इस सारे अरसे के दौरान जो तनाज़ा रहा और हमास जो रॉकेट इस्तेमाल करता है, कम से कम हमास के पास इससे पहले इस तरह के कोई रॉकेट नहीं है कि एक रॉकेट मारने से पूरा जो हॉस्पिटल है उसमें 500 लोग जो हैं वो शहीद हो जाएं। तो इवन अगर इसराइल डिनाई भी कर रहा है, जिस तरह का एक्सप्लोजन या जो भी मटेरियल इस्तेमाल हुआ है उसमें कोई शक नहीं है कि ये इसराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक्स थे। और अनफॉर्चुनेट ये बात है कि देखें, लगता है कि एक मुकाबला है मगरबी जो लीडर्स हैं। बाइडन वहाँ पे गए और उन्होंने कहा कि हम इसराइल के साथ हर तरह से स्टैंड करते हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर गए और वहाँ पर उन्होंने एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप जीतें, और लोग सवाल कर रहे हैं कि आपका क्या मतलब है कि क्या कहाँ जीते। जर्मन के जो चांसलर हैं जर्मनी के वो गए हैं, EU की जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे वो थी। तो एक मुकाबला चल रहा है, और यकीनी तौर पर लोग सवाल करते हैं कि इसराइल में आखिर ऐसा क्या है कि पूरा मगरिब जो है या मगरबी जो लीडर हैं वो इस तरीके से वहाँ पर जा रहे हैं कि शायद अगर किसी ने देर कर दी तो इसराइल तो उनसे नाराज़ हो जाएगा। देखिए, कहा यह जाता है कि दुनिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है और इनकी जो पॉलिटिकल बेस है वेस्ट की, उसको ज्यूज़ ने उसका कंट्रोल उनके हाथों में, और वो बड़ी बड़ी कंपनीज और तमाम ये जो जितनी भी चीज़ें जो दुनिया को हिलाने की जिनकी हिला सकती हैं दुनिया को, उनकी फाइनेंशियल सिस्टम्स को, वो इनके हाथों में यहूदियों के। देखिए, बात यहीं पे आ जाती है, अगर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ये बात तो हमेशा से रही ना कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जिस तरीके से अब चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, इवन के वेस्ट का मीडिया जो है जिसका आपने जिक्र किया, हमेशा एडवोकेट करता है फ्री स्पीच को। फाइनेंशियल टाइम्स ऐसा न्यूज़पेपर, वो इसको हमास इसराइल जंग लिख रहा है, वो पैलेस्टाइन की जंग नहीं लिख रहा है। फिर अच्छा, इनकी फाइनेंशियल टाइम्स की जो खबरें होती हैं इसके नीचे आपके पास ऑप्शन होती है कमेंट्स करने की। उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज जो कंट्रोवर्शियल, उनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं, उसके अंदर जो कमेंट्स की जो ऑप्शन उसको बंद किया हुआ है, सेक्शन बंद कर दिया, सेक्शन वो बंद किया हुआ है कि आप इस स्टोरी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। उनको खुद पता है कि वो गलत कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई सबूत आपको या मुझे किसी और को देने की जरूरत नहीं कि उनका अपना कमेंट सेक्शन बंद, आप जाइए उनकी स्टोरीज पढ़िए। अब दिस इज अनफॉर्चुनेट कि जिस तरीके से ब्लाइंडली, अब यहाँ पे ब्लाइंड का लफ्ज इस्तेमाल हो, ब्लाइंडली अमेरिकन प्रेसिडेंट सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। हालांकि विद इन अमेरिका भी इसके ऊपर वॉइसेस रेज हो रही हैं। एक गालबन उनके कोई स्टेट डिपार्टमेंट के किसी एक डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ने रिजाइन भी किया इस चीज के ऊपर। लेकिन इवन अमेरिका के अंदर उनका जो कैपिटल हिल है, जो कांग्रेस, वहां पर अमेरिकन जो ज्यूइश हैं वहां पर उन्होंने धरना दिया है, प्रोटेस्ट किया है।
और वहाँ पे गिरफ्तारियां भी खिलाफ की है और गिरफ्तारियां भी हुई कि हैं आप सीज फायर के लिए अमेरिका अपना रोल प्ले करे। और जो आपने अमेरिका की बात की, आई थिंक ये फिगर बताना भी बहुत जरूरी है कि सालाना $4 बिलियन सिक्योरिटी असिस्टेंस के नाम पे अमेरिका इसराइल को देता है। और जब से अमेरिका आज़ाद, यानी कि उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया 1948 में, उससे लेकर अब तक $260 बिलियन की एड अमेरिका ने इसराइल को दी है, जो 50% जो है वो सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंस के लिए। और अब मजीद ये कहा जा रहा है कि सेनेट में एक नया वो बिल आ रहे हैं जिसमें $10 बिलियन की मजीद असिस्टेंस वो इसराइल को दे रहे हैं। तो यू कैन इमेजिन कि कितना और मुकाबला किनके साथ है? एक छोटी सी पट्टी है जिसमें कोई गालिबन 25 लाख अफराद भी नहीं है, 25 लाख, और इस्लाम का 1/3 का साइज का है। और किन लोगों से और कहां पे मार रहे हैं? हॉस्पिटल्स नहीं छोड़ रहे, चर्चेस को नहीं छोड़ रहे। के चर्च पे भी सबसे जो ओल्डेस्ट चर्च था वहां पे 12th सेंचुरी का, उसको भी उन्होंने टारगेट किया। एक और चीज इसके अंदर जो डिसअपॉइंटिंग है ना, मुस्लिम वर्ल्ड का जो अभी रिस्पांस है वो सिर्फ स्टेटमेंट्स तक ही है। बिल्कुल इनको एड पहुंचानी चाहिए, इनको जो डिप्लोमेटिक प्रेशर्स हैं वो यूज करने चाहिए। ये तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं इनके भी इन्फ्लुएंसेस हैं। वक्त अपने कम है हमारे पास। आपने बिल्कुल मुस्लिम ममालिक की बात की। तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये जब सारा सिलसिला शुरू हुआ तो उसके आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ जद्दा में 18 तारीख को। उसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब ने को चेयर किया उस मीटिंग को। और अगर आप जो पूरा मैकेनिज्म देखें ना OIC का, तो ये हायरार्की में चौथे नंबर पे आता है। मतलब पहले नंबर पे आपके समिट होता है, फिर काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स है, फिर स्टैंडिंग कमेटी और फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी है। मतलब एक तरफ वहां पे इस तरह से ब्लडशेड हो रहा है, मैसेकर हो रहा है, और हम जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी का OIC ने इजलास बुलाया, वो भी 2 हफ्तों के बाद। उस इजलास के बाद एटलीस्ट स्टेटमेंट तो उसमें बड़ी सख्त जारी जरूर हुई कि जैसे उन्होंने इसराइल के उस बयान को या दावे को रद्द किया कि उन्होंने गजा हॉस्पिटल पे हमला नहीं किया था, उसको उन्होंने वॉर क्राइम करार दिया। UN सिक्योरिटी काउंसिल के किरदार पर उन्होंने सवालिया निशान उठाया। मगरबी जो ताकतें हैं उनके डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी बात की कि उनकी पुष्ट पनाही की वजह से इसराइल जो है इस तरीके के मजालिम ढा रहा है। अब किया क्या है OIC ने कि उन्होंने काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाने का फैसला किया है, जिसमें यह बताया गया है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं वो क्या इफेक्टिव और प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं इस ब्लडशेड को रोकने के लिए और फ़लस्तीन के जो मजलूम अवाम हैं उनकी मदद करने के लिए। मेरे ख्याल में ये काम हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ऑलरेडी 3800 जो मासूम फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं और हर रोज़ ये नंबर बढ़ता जा रहा है। और अगर हम इसी तरह से इंतज़ार करते रहे तो पता नहीं कितनी और मासूम जानें जो हैं वो चली जाएंगी। और फिर इसी वजह से लोग OIC के किरदार के ऊपर काफ़ी सवालिया निशान उठाते हैं। एनीवेज, प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।